यदि आपको साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बिहेवियर में रुचि है तो यह किताब आपके लिए एक खास नजरिया पेश करती है कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्शंस और डिसीजंस को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने वाली हिडन फोर्सेस को समझना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए एक आई ओपनिंग अनुभव साबित हो सकती है। आज हम चर्चा करेंगे सबलिमिनल, हाउ योर अनकॉन्शियस माइंड रूल्स योर बिहेवियर किताब की, जिसमें लियोनार्ड म्लोडिनो ने यह दर्शाया है कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड किस तरह हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम डिसीजंस असल में कैसे लेते हैं? क्या हम वाकई सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखकर अपने ओपिनियंस बनाते हैं या फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के सटल सजेशंस हमारे चॉइसेस को निर्देशित करते हैं? यही सब बातें हम इस किताब में गहराई से समझेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह कॉन्शियस होकर फैक्ट्स पर आधारित डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कहीं अधिक प्रभावित कर रहा होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी-कभी हमें ऐसे चॉइसेस की ओर ले जाता है जो तर्कसंगत नहीं होते, लेकिन इसके पीछे गहरी साइकोलॉजिकल वजह होती है। किताब में बताए गए 13 अनोखे इनसाइट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के कार्यप्रणाली को समझने में आपकी मदद करेंगे। सदियों से थिंकर्स और फिलोसोफर्स इस पर चिंतन करते आए हैं। उदाहरण के लिए 1700 के दशक में इमैनुएल कांत ने कहा कि हमारा माइंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी को नहीं देखता, बल्कि अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी का निर्माण करता है। आधुनिक रिसर्च और टेक्निक्स ने इन पुरानी थ्योरीज को गहराई से वैलिडेट किया है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे सटल यत पावरफुल तरीके से हमारी हर चॉइस और बिहेवियर को शेप देता है। फिर 1900 में सिगमंड फ्रॉइड ने सबकॉन्शियस माइंड पर एक इन्फ्लुएंशियल थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि नकारात्मक आकर्षण और दर्दनाक यादें हमारे सबकॉन्शियस को असामान्य और अस्वस्थ बना सकती हैं। उस समय सबकॉन्शियस माइंड के रहस्यों को पूरी तरह समझ पाना कठिन था, जिससे रिसर्चर्स ने अन्य क्षेत्रों में ध्यान देना शुरू कर दिया। कई वैज्ञानिकों का मानना था कि इंसान की मानसिक संरचना एक जटिल मशीन की तरह है, कुछ हद तक एक कंप्यूटर की तरह इंट्रिकेट पर समझ में आने वाली। 1980 के दशक में नई रिसर्च और उन्नत टेक्नोलॉजी ने सबकॉन्शियस माइंड की गहराई को फिर से एक्सप्लोर करने की इच्छा को बढ़ावा दिया। अब हम यह समझने लगे हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से विकसित होता है और किस प्रकार कार्य करता है, जिससे सबकॉन्शियस माइंड के कई अनदेखे पहलू उजागर होने लगे हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नाम की टेक्नोलॉजी ने न्यूरोसाइंटिस्ट्स को 3D प्रिसिजन के साथ दिमाग के ब्लड फ्लो में बदलाव और स्ट्रक्चर को स्कैन करने में मदद की। इस इंफॉर्मेशन से हमें सबकॉन्शियस को समझने में काफी मदद मिली है। इससे हम दिमाग की 3 इंटरडिपेंडेंट लेयर्स के बारे में जानते हैं। सबसे गहरी और सबसे पुरानी लेयर रेप्टाइल है, जो सांस लेने, खाना खाने और लड़ाई या फ्लाइंग इंस्टिंक्ट जैसे कामों को करने के लिए जिम्मेदार है। फिर दूसरी लेयर है। इस हिस्से पर सोफिस्टिकेटेड पुरानी मैमेलियन या लिम्बिक सिस्टम होता है, जो सबकॉन्शियस सोशल परसेप्शन की आप सोसाइटी को लेकर कैसा सोचते और बिहेव करते हैं, इसके लिए जिम्मेदार है। इसके ऊपर नियोकॉर्टेक्स है, जो गोल से जुड़े एक्शंस और कॉन्शियस थॉट को बढ़ावा देता है। यह देखने, उंगलियों और चेहरे के भावों को एक्सप्रेस करने से भी जुड़ा है। हम इंसानों में यह बहुत ज्यादा पाया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी सेंसेस से रॉ डेटा कलेक्ट करता है और इसे हमारे कॉन्शियस माइंड के लिए समराइज करता है। अगर आपको एक तेज, अचानक से धमाका सुनाई देता है, तो संभावना है कि आप तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी खतरे को महसूस करता है, तो यह आपको खतरे से बचाने के लिए ऑटोमेटिकली काम करता है। एनवायरनमेंट की यह सबकॉन्शियस अवेयरनेस हमारे पूर्वजों में कॉन्शियस अवेयरनेस से बहुत पहले डेवलप हुई थी। इसका प्राइमरी गोल हमें जिंदा रखना, पॉसिबल खतरों से बचना और खाने और साथियों की तलाश करना था। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस डेटा को हमारी सभी सेंसेस से इकट्ठा करता है और इसका इस्तेमाल हमें सेफ रखने के लिए करता है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल लाइट है। आंखों से मिली लाइट का इस्तेमाल करके जो भी हम देखते हैं, उसको दिमाग के एक छोटे से हिस्से में पहुंचाया और प्रोसेस किया जाता है, जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है। लेकिन जब लोगों का विजुअल कॉर्टेक्स खराब हो जाता है, तब भी सबकॉन्शियस माइंड चीजों को छुकर पहचान करने में हमारी मदद करता है। इसे ब्लाइंडनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए,
एक इंसान जिसे स्ट्रोक हुआ था और वह अंधा हो गया था, उसके दिमाग के दोनों विजुअल हेमिस्फेयर्स या देखने वाले सेल्स डैमेज हो गए थे, फिर भी उसकी आंखों में अभी भी नॉर्मली रोशनी आ रही थी और उसका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी इसका इस्तेमाल करने में कैपेबल था। रिसर्चर्स ने पाया कि वह आदमी अंदाजा लगा सकता है कि उसे दिखाया गया चेहरा खुश था या गुस्से में, और वह बिना किसी परेशानी के यह कर सकता था। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड सेंसेस से जो डिटेल्स रिसीव करता है वह इनकम्प्लीट है। इसे इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड भी इन्वॉल्व होता है। सबकॉन्शियस माइंड सभी रॉ इंफॉर्मेशन को लेता है और उन्हें फिल्टर करता है, फिर कॉन्शियस माइंड उनके बेस पर डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारी दोनों आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां सेल्स आंख को माइंड से जोड़ती है। हमारी आंखें भी हर सेकंड कई बार अनजाने में इधर उधर झटके मारती हैं, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, और कभी फोकस के साथ तो कभी थोड़ी कम फोकस के साथ। इस तरह आप आंखों में इरेगुलरिटीज को नोटिस करेंगे। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड देखी गई चीजों की एक क्लियर इमेज बनाने के लिए दोनों आंखों से उसे दी गई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके पुरानी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस से ऑटोमेटिकली सोचकर कॉन्शियसली डिसीजन लेता है। बॉडी लैंग्वेज हमें अनजाने में दूसरों के बिहेवियर और ओपिनियन को एक्सप्लेन करने की परमिशन देती है। हमारी बॉडी हमारे वर्ड्स की तरह ही एक्सप्रेसिव है। बॉडी लैंग्वेज के बिना हमें दूसरे इंसानों के इरादों को समझने में मुश्किल होगी। एग्जाम्पल के लिए, हम में से हर एक इंसान पॉसिबल खतरों, दोस्ती और रिलेशन जैसी चीजों का इशारा करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने पूर्वजों से बॉडी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट विरासत में मिला है और यह इंसानों के लिए भी उतना ही नेचुरल और जरूरी है जितना कि दूसरे जीवों के लिए। एग्जाम्पल के लिए, हम अपने भाइयों और बहनों के साथ शांति से रहना पसंद करते हैं और बॉडी लैंग्वेज से इसी तरह के सिग्नल्स देते हैं, जबकि दूसरों के साथ डिफेंसिव पोजीशन में रहते हैं। इसी तरह अपने से ज्यादा पावरफुल बंदरों के हमलों से बचने के लिए कमजोर बंदर अपने दांत खोल देते हैं, जबकि चिंपैंजी मुस्कुराकर यानी दांत दिखाकर यह सिग्नल देते हैं कि वे दूसरों के लिए खतरा नहीं है। मुस्कान भी इंसानों के लिए इंपॉर्टेंट सिग्नल है और यह नकली नहीं बनाई जा सकती। मुस्कुराने के लिए हमें मुंह के दोनों तरफ की मसल्स और आंखों के आसपास के हिस्से को ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, जो किसी पर्पस से ही होती है। इसे हम जानबूझकर इधर उधर नहीं कर सकते। न सिर्फ इससे असली या नकली हंसी का पता चलता है, बल्कि चेहरे के एक्सप्रेशंस असली हंसी के दौरान नेचुरल होते हैं। दुनिया भर की ट्राइब्स डर या हेट जैसे एक्सप्रेशंस की पहचान इसी तरह से करती है। हालांकि बॉडी लैंग्वेज सोशल सिग्नल्स को एक्सप्रेस करने तक लिमिटेड नहीं है। इसके जरिए हम लोगों से अपनी उम्मीदों को कम्युनिकेट करते हैं और बिना किसी इरादे के उनके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी आवाज में छोटा सा बदलाव दूसरों के सामने हमारे अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करता है और हमारे कैरेक्टर के नेचर को शो करता है। बहुत से लोग एवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन यह कहते हुए करते हैं कि आदमी डोमिनेंस और सेक्स चाहते हैं, जबकि औरतें एक वफादार साथी और बच्चे चाहती हैं। इसका रिजल्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली हमारी आवाज की टोन और पिच से दिखता है। दरअसल सेक्सुअल सक्सेस के लिए आदमी और औरतें अनजाने में अपनी आवाज को एडजस्ट करते हैं। एक रिसर्च में आदमियों के एक ग्रुप ने एक औरतें के साथ डेट के लिए कंपटीशन किया। रिजल्ट से पता चला कि जब किसी आदमी से औरत ने बात करना शुरू की तो उसने अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल महसूस किया। इस तरह आदमियों ने औरतें से और आपस में बात करते हुए अपनी आवाज की पिच को कम और ज्यादा किया। दूसरे रिजल्ट से पता चला कि औरतें को ओव्यूलेशन के दौरान कम पिच वाली आवाजें अच्छी लगती हैं। उस समय औरतें की आवाजें भी स्मूथ हो जाती हैं, जो इस प्रोसेस के दौरान आदमियों को अट्रैक्ट करती है। अब आप सोच रहे हो कि औरतें की कम पिच वाली आवाजों की तरफ आदमी सबकॉन्शियसली क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका जवाब टेस्टोस्टेरोन सिस्टम से जुड़ा है। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्सुअल हार्मोन है। यह जिस आदमी में ज्यादा होता है उसके बच्चे पैदा करने की संभावना ज्यादा होती है और ऐसे आदमी आमतौर पर औरतें की कम पिच वाली आवाज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनसे भी कम पिच वाली आवाज में बात करना पसंद करते हैं, जिससे औरतें भी उन्हें कम टेस्टोस्टेरोन और हाई पिच वाले आदमियों के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद करती है। यह तब पता चला जब एक साइकोलॉजिस्ट टैंजानियन जंगल के उन आदिवासी ग्रुप से मिले जिनके पास गर्भ निरोधक के कोई तरीके नहीं थे।
उन्होंने पाया कि हाई टेस्टोस्टेरोन वाले आदमियों ने ज्यादा बच्चों को जन्म दिया। यह शो करता है कि औरतें कम आवाज वाले आदमियों का फेवर क्यों लेती हैं। लोग दूसरों की आवाज के बेस पर भी उनके कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं। इस पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट्स ने वोकल रिकॉर्डिंग्स ली और उन्हें मिलाया ताकि इसके पीछे के मतलब के बिना आवाज की क्वालिटी या पिच को सुन सके। उन्होंने आवाज की स्पीड और पिच को भी एडजस्ट किया और पाया कि ऊंची आवाजें ज्यादा बेईमान और चिंतित थीं और कम ट्रस्टवर्दी थीं। धीमी आवाजें जेन्युइन और इंस्पायरिंग लगती थीं, लेकिन ज्यादा एफर्टलेस लग रही भी। जबकि ऐसी आवाजें जो कभी तेज और कभी सॉफ्ट थीं, उन्हें मोटिवेटेड, नॉलेजेबल और अट्रैक्ट करने वाली माना गया। एग्जाम्पल के लिए, एक यंग लीडर के रूप में मार्गरेट थैचर अपनी पार्टी को जिताने के लिए पब्लिक के बीच जाकर अपनी स्पीच से पब्लिक का साथ हासिल करके पार्टी को ऊपर उठना चाहती थी। लेकिन उसके साथ के मेंबर्स ने उनकी आवाज पर फीडबैक देते हुए बताया कि उनकी ऊंची आवाज थोड़ी ज्यादा लाउड है। उन्होंने अपनी पिच को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की और एंड में उनकी नई पावरफुल आवाज ने उन्हें यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बनने में मदद की। मार्गरेट हिल्डा थैचर 20वीं शताब्दी में सबसे लंबे समय के लिए यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर रही थीं और एकमात्र महिला थी जिन्होंने यह जिम्मेदारी इतने लंबे समय तक अच्छी तरह संभाली थी। हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी यादों के गैप को भर देता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता है। हम अपने दिमाग की मेमोरी पावर को कितना भी पसंद करें, लेकिन हमारा दिमाग वीडियो कैमरा नहीं है जो हमारे बाद के रिकॉल के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हो, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के लिए प्रेशर बनने लगती है। इसलिए दिमाग हर बात को याद रखने की बजाय हमारी मेमोरीज को हमारे कई सारे एक्सपीरियंसेस जोड़ देता है, जिससे वो एक्सपीरियंस फील होते ही उससे जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद आने लगती है। इंपॉर्टेंट मेमोरीज में दोस्त और दुश्मन, शिकार और शिकारी शामिल है कि वे कहां पाए जाते हैं और अपने घर कैसे पहुंचा जाए। इसे एक बार में आसानी से याद करने की काबिलियत हमें हमारे शुरुआती पूर्वजों से मिली है। शायद आप सोच रहे होंगे कि याद रखने का यह तरीका हमें चीजों को समझने और बेहतर करने में मदद करेगा, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ की हर मेमोरी को डिटेल में याद रखें तो यह एक बड़ी मुश्किल होगी। एग्जाम्पल के लिए, सालमन शेरशेव्स्की नाम का एक आदमी अपनी अमेजिंग मेमोरी के लिए प्रसिद्ध था। वह बोले गए शब्दों की एग्जैक्ट सीरीज को याद कर सकता था, लेकिन कई बार उसे याद किए गए सेंटेंसेस का मतलब समझ में नहीं आता था। इसलिए उन्होंने याद रखने के साथ ही उनके मतलब को समझने के लिए स्पीकर के बोले गए वर्ड्स को याद रखने के साथ ही साथ हर एक के कई फेस एक्सप्रेशंस को नोटिस किया। इसलिए अगली बार उन्हें जाने पहचाने चेहरों से जो बातें सुनी थी, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को याद करके बातों को याद करने और स्पीकर को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। हम आमतौर पर अपने एक्सपीरियंसेस के छोटे छोटे हिस्सों को याद करते हैं। एक जैसे एक्सपीरियंसेस को कहानियों से जोड़कर सब कुछ एक साथ रखने मदद मिलती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ही करता है। यह जिंदगी से जुड़ी अलग अलग यादों और उन मोमेंट्स की कहानियां बनाता है और उन्हें उस मोमेंट से जुड़े किसी एक्सपीरियंस से जोड़कर माइंड में स्टोर कर लेता है। इसलिए दोबारा उस एक्सपीरियंस को याद करने से ही पूरी कहानी दिमाग में घूमने लगती है। लेकिन कभी कभी यह हमें गलतियां करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। यह रिसर्च से पता चला है कि 25% गवाह एक लाइनअप में से किसी गलत सस्पेक्ट को चुनते हैं, उनमें से 75% बेकसूर होते हैं। ऐसे ही एक मामले में एक रेप विक्टिम ने सस्पेक्ट्स में से उस आदमी को चुन लिया जिसे वह रेपिस्ट मानती थी और उसे इस क्राइम के लिए जेल जाना पड़ा। लेकिन असली रेपिस्ट लाइनअप में नहीं था। इस मामले की अच्छे से जांच करते हुए डीएनए चेकअप के दौरान पता चला कि असली रेपिस्ट वो नहीं बल्कि दूसरा आदमी था। विक्टिम ने दोनों आदमियों को देखने के बाद भी सबकॉन्शियस में बनी उस रेपिस्ट की इमेज को ठीक से पहचानने की बजाय रेपिस्ट के चेहरे को गलत तरीके से याद किया था। हमारे इमोशंस, सबकॉन्शियस बियासेस और सेंसरी डेटा से जनरेट होते हैं, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड उनकी जड़ों को अनकवर नहीं कर सकता है। मानव दिमाग हमारी फीलिंग्स को समझने में मदद करने में पूरी तरह से कैपेबल नहीं है। यह एवोल्यूशन की लेगेसी है। हमारे पूर्वजों की मेन इंस्पिरेशन जिंदा रहना और ब्रीड करना या अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना था, न कि खुद को समझना। इसलिए उन्होंने इसमें अपना ज्यादा समय लगाया नहीं, जिससे हमारे लिए अपने इमोशंस को पहचानना और उनसे डील करना और मुश्किल हो गया।
यह मुश्किल इस फैक्ट से आती है कि हमारी फीलिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से प्रोड्यूस होती है। इमोशंस इन तरीकों से काम करते हैं। आसपास का माहौल हमारी सेंसेस को डेटा प्रदान करता है, जिसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फिजिकल रिस्पॉन्स करता है। यह वह रिस्पॉन्स है जिसे हम इमोशन के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन क्योंकि वे हमारे सबकॉन्शियस से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स को सही ढंग से समझने और पहचानने में मुश्किल होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक रिसर्च में एक कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना था, तो इसके लिए मेल और फीमेल को हायर किया गया। रिसर्च में पता चला कि मेल के मुकाबले जिन मेल्स को एक अट्रैक्टिव फीमेल ने एडवर्टाइजमेंट किया था, उन्हें बाद में कॉल करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बढ़ी हुई हार्ट बीट और आसपास की अवेयरनेस ने मिलकर एक इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा हुआ, जिसने उनके कॉन्शियस माइंड में चुलबुलापन का रूप ले लिया। फिर भी हमारी फीलिंग्स को समझने की यह डिसेबिलिटी हमें कॉन्फिडेंस से यह सोचने से नहीं रोकती है कि हम उन्हें शेयर न करें। जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हम किसी को पसंद या नापसंद क्यों करते हैं, तो हम डिटेल में बताने लगते हैं, लेकिन वे अक्सर हमारी सबकॉन्शियस फीलिंग्स के सही सिग्नल्स नहीं होते हैं। एक स्टडी में मेल कंपेटिटर्स को 2 औरतें की तस्वीरें दी गईं और पूछा गया कि उन्हें कौन सी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। उन्होंने एक तस्वीर चुन ली। उसके बाद कंपेटिटर्स को फिर से वही तस्वीरें दी गईं, लेकिन इस बार चेहरा नीचे कर दिया गया। उन्हें फिर से कार्ड देखने और यह समझाने के लिए कहा गया कि उन्होंने सिर्फ एक फोटो को ही क्यों पसंद किया। इस तरह कई अलग अलग औरतें की अलग अलग तस्वीरों के साथ यह स्टडी चलती रही। कॉम्पेटिटर्स का सीधा जवाब था कि अट्रैक्टिव लग रही हैं, लेकिन वो कोई भी सबकॉन्शियस में चल रही सही फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। मेल कॉम्पेटिटर्स को नहीं पता था कि कंपैरिजंस के लिए रिसर्चर्स ने तस्वीरों को बदल दिया था, लेकिन अब भी उनके जवाब शुरुआती जवाबों की तरह ही थे। इस तरह हमारी भावनाएं सबकॉन्शियस बियासेस और आसपास के माहौल से मिले सेंसरी डेटा से जनरेट होती हैं, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड कई बार इसके रीजंस को नहीं समझ पाता। जब हम पुरानी सोच को डिफेंड करते हैं, तो हम डिसीजंस लेने में वन साइडेड होते हैं। हमारा दिमाग 2 अपोजिट कैरेक्टर्स से मिलकर बना है। हमारे पास हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो एक साइंटिस्ट की तरह सोचता है, सबूतों को तौलता है और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की तलाश करता है। फिर सबकॉन्शियस दिमाग है, जो एक लॉयर की तरह काम करता है। पहले डिसीजन लेता है, फिर उसे सही प्रूफ करने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए हमारा लॉयर दिमाग 2 हिस्सों में से ज्यादा मजबूत है। यह हमें उन कंक्लूजन्स का सपोर्ट करने की तरफ ले जाता है जो किसी अल्टरनेटिव की तलाश करने के बजाय हमारे बिलीफ्स को मजबूत बनाते रहते हैं। साथ ही यह हमें नजरिए के अकॉर्डिंग फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने और अनफेवरेबल एविडेंस को अनदेखा करने के लिए इंस्पायर करता है। हम सब ऐसा करते हैं, यहां तक कि साइंटिस्ट्स भी इस तरह के प्रेजुडिसेस या पुराने बिलीफ से बचे हुए नहीं हैं। वे भी कभी कभी लॉयर कॉन्शियस या सबकॉन्शियस दिमाग से तरह सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1950 और 1960 के दशक के शुरुआत में साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप का मानना था कि यूनिवर्स बिना किसी शुरुआत या एंड के एक स्टैटिक स्टेट में मौजूद है, जबकि दूसरे ग्रुप का मानना था कि यह एक बड़े धमाके के साथ शुरू हुआ था। जब 1964 में रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स ने बड़े धमाके के सबूत की खोज की और यह साबित हुआ कि यूनिवर्स की शुरुआत एक बड़े धमाके से हुई, तो कुछ स्टैटिक स्टेट के सपोर्टर्स 30 साल बाद भी बिना कोई ठोस सबूत होने के बावजूद अपने बिलीफ्स पर कायम रहे। प्रीडिफाइंड ओपिनियंस या कंडीशंस इस बात से भी पता चलती है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे समझते हैं। यहां तक कि जब अलग अलग लोगों को एक जैसी इंफॉर्मेशन दी जाती है, तब भी उनके पिछले बिलीफ्स इन्फ्लुएंस करते हैं और वो अलग अलग कंक्लूजन्स निकालते हैं। हम सभी सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं और यह हमें अपनी कैपेबिलिटीज को कम आंकने की तरफ ले जाता है। 1959 में 3 मेंटली इल लोगों को एक साथ एक ही कमरे में रखा गया था, जो खुद को जीसस मानते थे। सब यह जानने चाहते थे कि यह उनकी सेल्फ परसेप्शन को कैसे अफेक्ट करेगा। जब उन्हें कुछ दिनों बाद बाहर लाया गया, तो एक ने अपना फेथ छोड़ दिया और अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्सेप्ट कर लिया। एक ने दूसरे पर बहकाने का आरोप लगाया, जबकि तीसरा अब भी पूरी तरह से अपने आप को जीसस ही मान रहा था। इस तरह सबूत के बावजूद 3 में से 2 ने अपनी इमेजिनेशन को बरकरार रखा। वो अब भी अपने अंदर खुद को जीसस ही मान रहे थे।
यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस बताए गए एग्जाम्पल की तरह हम भी अपने आप को अपने तरीके से स्पेशल दिखाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि दूसरे रिस्पेक्ट करें। यह अपने आप को एक जेनरस सेल्फ इमेज में एक्सप्रेस करने की चाहत से होता है। लोग ऐसा अक्सर तब करते हैं जब उनके व्यूज आम लोगों से मिलते जुलते नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टडी में पाया गया कि एक हाई स्कूल सीनियर्स में से 75% स्टूडेंट्स ने खुद को एवरेज या अबव एवरेज की रेटिंग दी, जबकि 25% ने खुद को टॉप परफॉर्मर माना। हालांकि उनमें से सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही टॉपर बन पाए थे। इस तरह के खुद के बनाए हुए इल्यूशंस आने वाली लाइफ में भी बने रहते हैं, जो लोगों को कई बार रियलिटी से दूर ले जाते हैं। इसलिए एक स्टडी से पता चला कि कॉलेज के 94% प्रोफेसर्स अपने काम को अबव एवरेज मानते हैं, जबकि वो एवरेज पढ़ाते हैं। दुर्भाग्यवश हमारा खुद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया नजरिया रियलिटी से अलग होता है। हमें लगता है कि चीजें रियलिटी में जैसे हो रही हैं, हम उनसे बेहतर और तेजी से कर सकते हैं। इस तरह कई जगह उम्मीद से ज्यादा आशावादी होने से रिजल्ट्स पर फर्क पड़ता है। अक्सर इस वजह से नई बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स बजट से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्लानर्स जरूरी समय से कम समय में उसे पूरा करने का गोल बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यूएस जनरल अकाउंटिंग ऑफिस ने अंदाजा लगाया कि खरीदी गई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सिर्फ 1% समय लिमिट से पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता था। यह वास्तव में हमारी गलती नहीं है। दरअसल डेवलपमेंट ने हमेशा से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोगों का फेवर लिया और उन्होंने स्पेशल बनकर रिस्पेक्ट लेने की डिमांड की। यह एक स्पीशीज के रूप में हमारे सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। इसके बिना हम एक फिक्स सोसाइटी बने रहते, कभी ग्रोथ के लिए कोशिश ही नहीं करते और शायद अभी भी पत्थर को औजारों में बदल रहे होते। तो सीख यह है कि अपने आप को स्पेशल मानकर सीखना बंद न करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सोशिएबल होने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि एक्सक्लूजन के रिजल्ट्स में बीमारी शामिल है। इससे पहले कि हम बात कर सकें या चल भी सकें, हम दोस्ती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और दुश्मनी से पीछे हट जाते हैं। बच्चे उन लोगों के चेहरों को छूना पसंद करते हैं जिन्हें वे दूसरों की मदद करते हुए देखते हैं, और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वे उन्हें दूर भगाते हैं। यह इस बात का सबूत है कि सोशिएबल होना, लोगों के साथ मिलना जुलना और दोस्ती करना हमारे नेचर में है, और ऐसा करने में हमारी मदद करने के लिए हमारा दिमाग हार्डवेयर से भरा है। इसमें नियोकॉर्टेक्स नाम का बॉडी पार्ट हमारी मदद करता है। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का सबसे नया हिस्सा है जो हमें लोगों के बीच रिलेशंस को समझने में मदद करता है। हम सोसाइटी में इन स्किल्स का इस्तेमाल करने में कैपेबल हैं, क्योंकि हमारे पास वह है जिसे साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। सिर्फ इंसानों के पास यह समझने की अच्छी काबिलियत है कि हर कोई जो उनके साथ काम कर रहा है वो कौन है, वे सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और हर इंसान एक दूसरे से क्या चाहता है। रिसर्चर्स से पता चला है कि दिमाग में नियोकॉर्टेक्स रेशियो और स्पीशीज के सोशल ग्रुप्स के साइज के बीच सीधा रिलेशन है। इसलिए गोरिल्लास 10 के समूह में एक साथ रहते हैं, मकाक्स बंदर की प्रजाति 40 के समूह में, और इंसानों का एवरेज समूह 150 लोगों से मिलकर बनता है। इसमें सिर्फ करीबी दोस्त नहीं बल्कि परिवार और रिलेटिव्स भी शामिल हैं, और वे लोग भी जिनके साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम सोशिएबल नहीं रहे या हमें अकेले छोड़ दिया जाए? एक्सक्लूजन या अकेलेपन से न सिर्फ सोसाइटी से अलग होने की परेशान करने वाली फीलिंग होती है, बल्कि फिजिकली कमजोरी भी फील होती है। शारीरिक दर्द हमें दो तरफा अटैक से हिट करता है। यह हमारी सेंसेस और हमारी फीलिंग्स दोनों को उथल पुथल करने लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दिमाग का वह हिस्सा जिससे यह इमोशनल फैक्टर जुड़ा हुआ है, दी एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, यह वही एरिया है जहां सोशल पेन होता है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी एक्सक्लूजन या अकेलेपन की फीलिंग्स को कम करने के लिए पेन किलर दवा ले सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यह भी साबित हो चुका है कि सोशली एक्सक्लूजन या अकेलेपन से हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और लाइफ की उम्र कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस दिमाग हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी रहने के लिए सोशिएबल बनने के लिए पुश करता है। हमारा सोशल बिहेवियर दिमाग और सबकॉन्शियस आदतों के केमिकल्स से निर्धारित होता है।
साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स लंबे समय से यह साबित करते आ रहे हैं कि इंसानी रूप में हम बहुत यूनिक हैं। कोई दूसरी प्रजाति हमारी तरह मुश्किलों को नहीं समझ सकती। फिर भी हम उतनी रिमार्केबल प्रजाति नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। दरअसल हमारे दिमाग के कई एरियाज नेचर में पाए जाने वाले एक जैसे प्रिंसिपल्स से चलते हैं। इंसान और जानवर दोनों का बिहेवियर माइंड के केमिकल्स से चलता है। एग्जाम्पल के लिए, दिमाग में कुछ केमिकल्स के निकलने से हमें भरोसा करने की पावर मिलती है। फिर भी बहुत प्रजातियां और इंसान कभी भरोसा और प्यार करते हैं तो कभी नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, एक मादा भेड़ आमतौर पर कई बार तब अपने बच्चे पर गुस्सा करने लगती है जब वो दूध पीना चाहता है, सिर्फ जब वह पैदा करते समय ही उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन पैदा के बाद वह अपने पुराने गुस्से वाले रूप में वापस आ जाती है। यह सब उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम के प्रोटीन केमिकल्स के शुरू और बंद होने के कारण होता है, जिसे फीमेल्स चाइल्ड बर्थ के दौरान भी महसूस करती है। इंसान सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान और यहां तक कि गले लगने पर भी ऑक्सीटोसिन पैदा करते हैं। यह एक तरह का हैप्पी हार्मोन है जो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। यह सिर्फ केमिकल्स नहीं है जो यह डिसाइड करे कि हम कैसे बातचीत करें और कॉन्शियसली बिहेवियर करें, बल्कि हम भी जानवरों की तरह बिहेवियर के सबकॉन्शियस पैटर्न को फॉलो करते हैं। रिसर्चर्स यह पता लगाना चाहते थे कि नॉर्मल कंडीशंस में लोग कितने आज्ञाकारी होते हैं। इसके लिए एक लाइब्रेरी में एक रिसर्चर ने लोगों से उनके पास मौजूद फोटोकॉपियर्स का इस्तेमाल करने के लिए कहा और उनसे पूछा कि क्या वे उनके सामने राखी टाइपिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना ज्यादा बात किए 40% लोगों ने मना कर दिया। लेकिन जब रिसर्चर ने दूसरे लोगों को एक कारण देकर मशीन का इस्तेमाल करने को पूछा तो मना करने का रेट 6% तक गिर गया। इस तरह हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह सबकॉन्शियस रूल्स के एक सेट को फॉलो करते हैं। जब हमसे नॉर्मली कोई बातचीत की जाती है तो हम सामने वाले की बातचीत के अकॉर्डिंग बात करते हैं और जब तक कोई कारण न दिया जाए हम अग्री नहीं करते। इस तरह अपनी लाइफ के पूरे मालिक होने के बजाय हमारा मैक्सिमम बिहेवियर उन फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है जिन पर हमारा बहुत कम कंट्रोल होता है। लोग स्टेरियोटाइप्स और लेबल पर भरोसा करते हैं जो इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप निष्पक्ष और ओपन माइंडेड हैं? हम में से कई लोग इन क्वालिटीज पर गर्व करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी थिंकिंग के नीचे छुपे हुए कुछ अनक्लियर धारणा या पहले के बनाए हुए बिलीफ्स होते हैं। इन धारणा में से एक यह है कि हम किसी के बाहरी रूप के बेस पर उसके कैरेक्टर के बारे में राय कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टडी में पाया गया कि अगर लोग बिना दाढ़ी मूंछ कटवाए और रिंकल्ड या गंदे कपड़ों में एक दुकानदार को देखते हैं और दूसरे को टाई और प्रेस किए हुए कपड़े पहने हुए देखते हैं तो उनके अनुसार जज करते हैं। स्टडी में रिसर्चर्स को पता चला कि जिन लोगों ने रिंकल्ड या गंदे कपड़े पहने हुए थे उन्हें लोगों ने ऐसे ट्रीट किया उनमें कई कमियां हैं, जबकि जिन लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे उन्हें सही तरीके से देखा गया। इस कंडीशन में आपने देखा कि कैसे लोग सबकॉन्शियस फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा बिहेव किया। यह तो सिर्फ एक है, इसके अलावा हमारे माइंड में दबे हुए कई धारणा होती हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है। एक स्टडी के लिए अमेरिका में इम्प्लिसिट एसोसिएशन ने एक टेस्ट में लोगों को स्क्रीन पर कुछ फोटोज दिखाएं और उनसे उसके बारे में कमेंट करने के लिए कहा गया। इस टेस्ट का एक चौंकाने वाला रिजल्ट यह था कि 70% लोगों ने काले लोगों को फेलियर और गोरे लोगों को सक्सेस जैसे शब्दों से जोड़ा और उस रेशियो में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खुद को नॉन रेसिस्ट यानी ब्लैक मानते हैं। इन छिपे हुए धारणा का यह अकेला एग्जाम्पल नहीं है। ये धारणा वास्तव में हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। वे धारणा हमें जाने अनजाने में बूढ़े लोगों को लापरवाह या मंदबुद्धि या औरतों को पुरुषों की तुलना में कम काबिल के रूप में लेबल करने के लिए इंस्पायर आती है। मीडिया और कल्चर इस तरह की धारणा को फैलाने में मदद करते हैं। यह घटना सोसाइटी में इतनी इफेक्टिवली चल रही है कि इससे बचने के लिए बहुत कोशिश करनी होगी। इसके लिए उन धारणा की पहचान करना पहला सबसे इंपॉर्टेंट कदम है। हम उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताकर इन डिसीजंस या धारणा से बचने की कोशिश कर सकते हैं जिन्हें हम लेबल करते हैं, क्योंकि साथ रहने से उनके बारे में समझने और साथ मिलकर काम करने की फीलिंग्स आती है, जिससे लेबलिंग को ओवरराइड करने में मदद मिलती है। अंतिम सीख यही है कि
हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। समूह के साथ पहचान करने की आदत समूह मेंबर्स के फेवर में और नॉन मेंबर्स के खिलाफ धारणा को बढ़ावा देती है। हम सभी के पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप्स जेंडर, नेशनैलिटी, पॉलिटिक्स और रिलीजियस बिलीफ जैसे ग्रुप्स हो सकते हैं। हम अपनी पहचान को उस कंडीशन के आधार पर बदलते हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, न्यूयॉर्क के रहने वालों को ज्यादा वेल्थ और रेस जैसे फैक्टर्स से एक अलग ग्रुप में बांटा गया था, जिससे लोग एक दूसरे से बंटे हुए थे। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो लोगों ने इन पहचानों को पिघलते देखा और मिलकर मजबूत बनने के लिए सभी ने खुद को न्यूयॉर्कर्स के रूप में देखना शुरू कर दिया। अपने ग्रुप के लोगों साथ हमारे विचार बहुत मैच करते हैं, इसलिए हम अक्सर दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में उस ग्रुप के मेंबर्स की राय से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं और आसानी से अग्री हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, डॉक्टर्स और हेयर ड्रेसर्स जैसे प्रोफेशनल्स के एक रिसर्च में पाया गया कि वे सभी अपने प्रोफेशन के लोगों को उनकी पसंद और डाइवर्सिटी के लिए दूसरे प्रोफेशंस के कंपैरिजन में ऊंचा दर्जा देते हैं। ग्रुप के लिए हमारा लगाव हमें दूसरे ग्रुप्स के मेंबर्स से एक्सेलेंस या बेहतर महसूस करने के लिए भी इंस्पायर करता है। एक रिसर्च में वॉसिली कैंडिंस्की और पॉल क्ली नाम के दो ऐसे आर्टिस्ट्स को लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया गया। एक को सबसे बेस्ट और दूसरे को एवरेज परफॉर्म करने के लिए कहा गया। नॉर्मली तो बेस्ट परफॉर्मर को सभी ऑडियंस द्वारा पसंद किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे सिंगर की ऑडियंस ने उनके एवरेज परफॉर्मेंस पर भी उनका ही साथ दिया, उन्हें ही पसंद किया। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि एक समूह का हिस्सा होने से हमें साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है और हम उन लोगों के लिए धारणा दिखाते हैं जो ग्रुप के सदस्य नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ग्रुप पूरी तरह से सही है या नहीं, हम हमेशा जाने अनजाने में दूसरों के कंपैरिजन में अपने ग्रुप का ही फेवर लेते हैं। हम क्या खरीदते हैं से लेकर किसे वोट देते हैं, हम लाइफ में अपने चुने जाने वाले ऑप्शंस को बेस बनाते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कंपनी के नाम का प्रोनाउंस उसके शेयर्स परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, लेकिन वे करते हैं। जिन कंपनीज के नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है, उनके फेल होने की संभावना उन कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा होती है जिनके नाम का प्रोनाउंस करना आसान होता है। हमारी कई परचेस इस तरह के छोटे रीजंस के बेस पर की जाती है। यह ऐसे रीजंस हैं जिनके बारे में हम कई बार अनजान होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक एक्सपेरिमेंट में क्लब में बैकग्राउंड म्यूजिक ने कस्टमर्स को अलग अलग देश की शराब खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस किया। जब स्टेज पर फ्रेंच गाना बजाया गया तो ज्यादातर लोगों ने फ्रेंच शराब खरीदी और जब जर्मन गाना बजाया गया तो ज्यादा जर्मन शराब खरीदी गई। जब पूछा गया तो कस्टमर्स ने यह मानने से इनकार कर दिया, लेकिन सबकॉन्शियसली वो उससे इन्फ्लुएंस हुए थे। यह सिर्फ हमारी परचेसिंग आदतों में ही नहीं है, यहां तक कि हम पॉलिटिकल पोजीशंस पर पॉलिटिकल पार्टीज को चूज करना उनकी पॉलिसीज के बजाय इस बेस पर करते हैं कि उनके मेन लीडर कैसे दिखाई देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल चुनाव के रिजल्ट्स को अपने फेवर में करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज प्रसिद्ध और लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले इंसान को अपनी पार्टी के लीडर के रूप में उतारती है। इस किताब का मेन मैसेज है, हम इस बात से अनजान होते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर समय क्या करता है। एग्जाम्पल के लिए, खतरे से बचने के लिए, खाना ढूंढने या पावरफुल बनने के लिए यह हमेशा कुछ करता रहता है। यह इसी तरह से काम करने के लिए डेवलप हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हम इसे समझ नहीं सकते, बल्कि इसके जरिए हम अपने साथ होने वाली घटनाओं को एक्यूरेसी के साथ याद करने में सफल रहते हैं। इसकी बनाई हुई धारणा से हम एक स्पेसिफिक ग्रुप में रहना कंफर्टेबल मानते हैं। किताब से हमने कुछ प्रैक्टिकल लाइफ विचार समझे, जैसे अपने फेवर में डिसीजंस लेने के लिए बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। अगर आप बात करते समय किसी की आंखों को देखते हैं, उसे सुनते समय उनकी आंखों और चेहरे के दूसरे हिस्सों को देखते हैं, तो आप अपना इन्फ्लुएंस करने की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। यह सबकॉन्शियसली पावर की मेंटालिटी को दर्शाता करता है, जिससे सामने वाले को सबकॉन्शियसली आपकी पावर का एक्सपीरियंसेस होता है। इसलिए दूसरों से आई कांटेक्ट बनाकर बात करें। महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले अपनी बॉडी और दिमाग को शांत करें। अगर हम काम पर जाने में लेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी एड्रेनालाइन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, जिससे हमारा कॉन्शियस माइंड काम के बारे में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने लगता है जिसके बारे में हम आमतौर पर अनजान होते हैं।
इसी के साथ रिसेंटली होने वाली घटनाएं और फिजिकल एक्टिविटीज प्रेजेंट में हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए जब हम किसी घटना से घबरा जाते हैं या डर जाते हैं तो सबकॉन्शियसली अपने आप को कम अट्रैक्टिव मानने लगते हैं। भले ही हम झूठी मुस्कान से अपनी खुशी को इजहार करने की कोशिश करें, लेकिन झूठी मुस्कान दूसरों का दिल जीतने के लिए काफी नहीं है। इसलिए रिलैक्स होकर महत्वपूर्ण फैसले लें। क्वालिटी के बेस पर सामान खरीदे, आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस होकर नहीं। क्लब में ड्रिंकिंग से जुड़े गाने बजते समय ज्यादातर लोग वाइन पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम अट्रैक्टिव पैकेजिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब उसके अंदर भी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन कई बार असलियत में सामान अट्रैक्टिव पैकेजिंग के कंपैरिजन में बेहतर नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने बुक साउंड पर हमारे साथ समय बिताया और उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपके माइंड को नए पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज से एनरिच किया होगा। अगर आपको यह सुनकर कुछ नया सीखने को मिला हो या और ऑडियो बुक्स की तलाश में हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हर नई रिलीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके साथ नॉलेज की यह जर्नी जारी रखने का इंतजार रहेगा, तो जुड़े रहिए बुक साउंड पर, जहां हर किताब एक नया अनुभव बन जाती है।